चेयरमैन लीलावती जी, अनिल सिंह जी संयोजक हैं इस कार्यक्रम के और बड़ी शिद्दत से इस कार्यक्रम को उन्होंने किया। अभी मुझे लग रहा था कि ये जो एक कड़ी चल पड़ी है सबको शॉल उड़ाने की, तो मैं चाह रहा था कि ये शॉल उड़ाने का काम तो हम किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी कर लेते हैं। स्वागत और बात जो होनी चाहिए वो आज भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर होनी चाहिए, उन पर होनी चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं अंबेडकर जी के जीवन पर कुछ बात रख रहा हूं। मेरे पीछे और आगे जितने भी लोग बैठे हैं जिनको शॉल उड़ाया गया उनके सम्मान में चुप चाहे ना भी करें, लेकिन अंबेडकर जी के सम्मान में बिल्कुल शांति बख्शिएगा। जब मैं यहाँ आया तो इस्लाम भाई अपना भाषण कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ बहुत कम लोग बैठे हैं, उपस्थिति पर उन्होंने कुछ बात कही थी। मैं इत्तेफाक करता हूं उनके साथ, लेकिन सच्चाई यह है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। साथियों, मेरे को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है जब अभी अनिल भाई ने अपनी भाषण में कहा, शैलेंद्र भाई ने, कि यहाँ पूर्व अधिकारी बहुत सारे उपस्थित हैं जिनका सम्मान किया जा रहा था और दलित समाज से उपस्थित हैं। अपने ढंग से सुरेश जी ने अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने, मैं कहूँगा बहुत प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी और अंबेडकर जी की प्रीचिंग से अलग हटके, जात पात से अलग हटके कैसे क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर बात करी। ये शिक्षा मंत्री रहे, मैं बात सिर्फ शिक्षा की करूंगा, सिर्फ शिक्षा की। अंबेडकर जी जाने जाते हैं उनका शिक्षा में जो योगदान है, संविधान सभा के सदस्य रहते हुए और मसौदा समिति के अध्यक्ष रहते हुए संविधान का उन्होंने निर्माण किया, संविधान लिखा, समाज को और देश को दिया है ना, उस पर आप घंटों और मतलब दिनों तक बोलते रहो तो आप नहीं बोल सकते। 65 साल की उम्र में वो चले गए, उनको 65 साल की उनकी उम्र थी, शायद 5-6 साल की उम्र के बाद पढ़ना लिखना शुरू कर दिया होगा। और जब उनका देहांत हुआ है, उनकी लाइब्रेरी में 30,000 किताबें थी। 21 घंटे वो पढ़ा करते थे, 24 घंटे में से 21 घंटे वो पढ़ा करते थे। आपने कभी सुना है? मैं भी बहुत अच्छे कॉलेज, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा हूं, ये सब शिक्षित लोग हैं, लेकिन किसी ने सुना है कि जहां पर आप पढ़े हैं वहीं पर आपकी प्रतिमा लगी है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां से उन्होंने MBA और PhD किया था अमेरिका में, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के बाहर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो गए थे, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD करी और MA करी। वहां पर घुसते ही बाईं तरफ उनकी प्रतिमा लगी हुई है। क्या गर्व से सीना फूल नहीं जाता हम सबका? ये किसी छात्र के साथ मुझे बताओ, आप अगर ये समझते हो तो मुझे बताओ किसी छात्र की, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन समझता है कि ये हमने हीरा प्रोड्यूस किया है, हमने एक ऐसे ओजस्वी छात्र को यहां से पढ़ा के भेजा है, ये जिसके बारे में ऐसी सोच है पूरी दुनिया में कि वो गर्व महसूस करते हैं और उन्होंने उनकी प्रतिमा बनाई। मैं कहा था ना, मैंने शिक्षा की बात करूंगा। 42 से 46 तक वो जो वाइसरॉय की वो श्रम समिति में थे और श्रम से जुड़े हुए जितने कानून हैं ये संविधान में, और उसके बाद ये उनकी देन है। श्रम के बारे में उन्होंने जो कुछ किया, और विशेषकर वो अगर महिलाओं के बारे में उन्होंने किया, अक्सर बात होती है वो UCC लाना चाहते थे, जब उन्होंने रिजाइन किया, वो जो 51 में रिजाइन कर गए और जो 52 में आम चुनाव हुआ, नेहरू जी से मतभेद हुए, ये सब बातें होती हैं। लेकिन वो जो UCC के माध्यम से क्या करना चाहते थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से, ये बहन खड़ी है हमारी, इन महिलाओं को
समकक्ष स्थिति में पुरुषों के साथ खड़ा करना चाहते थे, इनको शिक्षा का अधिकार देना चाहते थे, इस आदि आबादी को आगे बढ़ाना चाहते थे। मैं निश्चित रूप से इसी समाज के सम्मानित लोग बैठे हैं, आपको बताना चाहता हूं, जब पहली बारी वो, क्योंकि सूबेदार के बेटे थे तो इसलिए उनके पास प्रिविलेज थी, उनके 14 भाई बहनों में कोई स्कूल नहीं गया, जो इस हद तक कोई नहीं पढ़ सका, उनके खानदान में कोई नहीं पढ़ा। लेकिन जब वो इंदौर में स्कूल में गए और जब स्कूल में जाके बैठते थे, उस समय वर्ण व्यवस्था क्या थी आपको मालूम है? अपने घर से वो चटाई लेके जाते थे, क्लासरूम में सबसे आखिर में उनको बैठाया जाता था और चपरासी जो उनको वो देता था ना, वो पानी ऐसे करके देता था, सबसे पीछे उनको बैठाया जाता था। एक व्यवस्था थी उस स्कूल में कि जैसे ही बच्चा, जो मेधावी बच्चा है, पढ़ने में अच्छा होगा ना, तो उसी हिसाब से उसको आगे आगे और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उनके साथ वो नहीं हुआ, वो सबसे पढ़ने में अच्छे थे, उसके बावजूद भी उनके साथ वो नहीं हुआ। ये छुआछूत की जो व्यवस्था थी ना हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ जिस कदर वो लड़े, उनकी प्रतिभा की मैं बात आगे आपको बता रहा हूं। वो पढ़े इंदौर से पढ़ने के बाद वो एल्फिंस्टन कॉलेज वहां मुंबई में वो जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई वाला है, वहां जब वो पढ़ने के लिए गए तो उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, उतने पैसे वो नहीं खर्च कर सकते थे, तो उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो महाराजा गायकवाड़ ने दी थी। वो स्कॉलरशिप के साथ वो पढ़े और उसके बाद स्कॉलरशिप पर ही वो कोलंबिया गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, 7 साल विदेश में रहकर आए। अब देखिए, समझिएगा उस समय के तत्कालीन हिंदुस्तान को और विदेश को, इंग्लैंड को, वहां पर वर्ण व्यवस्था थी, श्वेत अश्वेत की बात थी, लेकिन ये अश्वेत नहीं थे। तो वहां पर इनका जो रहन सहन था बिल्कुल 7 सालों में समान था, जैसे अब हमारा अनिल का आप सबका हमारा है, ठीक है, ऐसी स्थिति थी वहां पर। लेकिन होता क्या था, क्योंकि उनकी जो भी सहमति थी महाराजा गायकवाड़ के साथ, वो पढ़ाई के बाद मतलब गए थे कोलंबिया, लंदन से पढ़ लिया, डबल पीएचडी कर ली और उसके बाद वो एक आलीशान जिंदगी अपनी विदेश में ही बिता सकते थे, समानता के साथ रह सकते थे। लेकिन उनको परेशान होने की क्या आवश्यकता थी वापस हिंदुस्तान आकर? नहीं, वो हिंदुस्तान आए। पांडे जी वो पहली बारी गए, गायकवाड़ के साथ उनकी जो सहमति थी, क्योंकि वो स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए थे, और जब वो लौट के आए और पहली बारी बड़ौदा गए तो उनको कोई लेने नहीं आया। वो बड़ौदा में किन महत्वपूर्ण पदों पे काम किया उन्होंने? उनके महाराजा के रक्षा सचिव थे, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य भी उनको बनाया गया, वो महामंत्री रहे वहां पर उनके साथ, राजा के साथ। और उसके बावजूद जब वो बड़ौदा पहुंचते हैं तो उनको कोई लेने नहीं आता है। अब देखिए, सिविल सर्वेंट को कोई लेने नहीं आ रहा वहां पर, और उनके रहने की व्यवस्था अभी नहीं हुई, अभी उनको घर नहीं मिला था, तो उनको क्या करना था? अब उन्होंने बड़ौदा में अपने लिए जगह तलाशी। कितना मुश्किल था, क्योंकि वो जिस वर्ग से आते थे उनको कोई रहने के लिए, अपने यहाँ रहने के लिए कोई इजाजत देने को तैयार नहीं था, रहने की जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने क्या करा, एक पारसी समुदाय की एक धर्मशाला ढूंढी और उस धर्मशाला में उन्होंने वहां, उसमें महीने भर से कोई आया ही नहीं था उस धर्मशाला में, उस धर्मशाला में उन्होंने रहने के लिए अपनी जगह बनाई और कहा कि कोई नहीं, अब कुछ दिन बाद तो उनको घर मिल ही जाएगा। अब जब पारसी समुदाय के उनके लोगों को पता लगा धीरे धीरे, तो 10-12 दिन बाद हुड़लंब आ गए वहां के उस समुदाय के लड़के आ गए कि निकलो यहां से। ये मैं उस अंबेडकर की बात कर रहा हूं जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं और जिसकी वो सम्मान दुनिया के अंदर है जो शायद किसी और का नहीं है। ये सब कुछ उसके साथ हुआ और इतना पढ़ने लिखने और इतने ज्ञानी व्यक्ति के साथ हुआ। अब उनको समय दिया गया कि शाम तक का समय है, तुम्हें ये खाली करनी है धर्मशाला। क्या होता है कि उनके साथ 2 दोस्त थे, एक ईसाई और एक हिंदू, जो इंग्लैंड में कोलंबिया में उनके साथ थे। तो उनको ये लगा कि मैं उनसे बात करता हूं
जब तक मेरे को घर नहीं मिलता तो मैं वहां अपनी व्यवस्था उनके साथ कर लेता हूं। अब जब ईसाई से बात हुई तो वो बोले कि भाई मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आओ, लेकिन परेशानी क्या होगी कि हम कुछ दिन पहले ही कन्वर्टेड हिंदू हैं, मेरी घरवाली गदर काट देगी यार, परेशानी हो जाएगी। तो वहां से भी पूर्ण विराम लग गया। हिंदू से बात करी तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप आइए, लेकिन यार एक ही परेशानी होगी, मेरे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं ना वो छोड़ के चले जाएंगे, हम क्या करेंगे यार, अव्यवस्था हो जाएगी। क्या लिखा था पता है? ये 1990 में उनकी एक जीवनी आई है, उनके देहांत के बहुत बाद अंबेडकर जी ने, 6 अध्याय थे, उसमें 4 अध्याय इसी बात के ऊपर थे। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, जो हिंदू के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। एक बात और बताता हूं, वो औरंगाबाद से, नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे तो दौलताबाद का किला है, आप लोगों ने सुना होगा, सुरेश जी जानते होंगे दौलताबाद का किला। ये लोग दौलताबाद का किला देखने चले गए धूल धक्कड़ में, और वहां मुंह हाथ धो के जब वो किला देखने के लिए जा रहे थे अंदर, तो वहां तमाम मुस्लिम समाज के लोग आ गए और उनको वहां से भगाने लगे, भी तुम कैसे घुस जाओगे यहां पर हमारे, तुमने कैसे यहां से आके अपना मुंह हाथ धो लिया। भाई जी उन्होंने कहा यार आपके यहां तो कोई इस तरह का वर्णवाद कुछ है नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। बहरहाल हिंसा तक मामला गया, उनको कैसे परमिशन मिली वो किला देखने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जो हिंदू के लिए अछूत है वो ईसाई के लिए भी अछूत है, वो पारसी के लिए भी अछूत है, और वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। इन परिस्थितियों में वो रह रहे थे। मुझे एक चीज बताओ, वो तो दुनिया के सबसे चमत्कारी छात्र थे, क्या जरूरत थी उनको रहने के लिए? वो वापस जा सकते थे ना विदेश, आराम से अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बिता सकते थे ना। ऐसी परिस्थितियों में रहने की आवश्यकता क्या थी? ये जिल्लत झेलने की जरूरत क्या थी? ये जलालत झेलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वो अपने समाज को इस व्यवस्था से हटाकर वो करना चाहते थे जो अभी पांडे जी कह रहे थे कि जातिवाद क्या होता है, मैंने सबको एक जैसा समझा। वो करना चाहते थे ना कि यहां जातिवाद की कहीं कोई बात ना हो। आरक्षण उन्होंने दिया, ये उनकी देन है ताकि ये समाज मुख्य धारा में आ सके। शिक्षा का जो महत्व वो समझा कर गए थे, और पांडे जी बात कर रहे थे, बच्चों ये शिक्षा ही है। वो कहा करते थे ना, पैर में जूती चप्पल हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। ये किताब, ये जो किताब है ना, ये शिक्षा जो है, ये आपको इन सारी कुरीतियों से दूर कर सकती है। तो मेरे अब जाना है बड़े भाई विधायक जी को कहीं बहुत सारे कार्यक्रम में, मैं इससे ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरे साथियों, बहनों, भाइयों, मातृशक्ति उपस्थित है। हम लोगों को समझना एक आवश्यकता इस चीज की है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे आप जो वो बात उन्होंने कही ना कि जो शिक्षा शेरनी है जो उसका दूध पिए